वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले हमने जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हमने समाप्त कर लिया है। स्केलेटल सिस्टम के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम होता है श्वसन तंत्र का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे जो स्केलेटल सिस्टम का वीडियो आपने नहीं देखा है, हमने उसको थ्योरी सेक्शन को पहले कंप्लीट कराया है 2-3 क्लास को लेकर। इसके बाद हमने उसको MCQ भी बनाया उसके लिए, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमने कवर किया है लास्ट वीडियो में। तो आप उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फाइनली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स जनरली चीज़ों को हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एक एक करके जो श्वसन तंत्र में जो टॉपिक बने हुए हैं एक एक करके बेसिक चीज़ों को जानते चलेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन तंत्र। जो श्वसन तंत्र होते हैं वो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, क्योंकि हमने जब ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली अलग अलग सिस्टम बने होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद डाइजेस्टिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम अलग अलग बने हुए हैं और इनको सिस्टम को चलाने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक विशेष प्रकार का अंग होता है, एक ऑर्गन होता है जो उसे सुचारू रूप से उसे चलाता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी जो भी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्य रूप से या मेनली रूप से हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें हम तो जैसे कि एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गन होता है जो कि इसे सुचारू रूप से इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को संचालन करता है, चलाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और हम बात कर लें कि बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे कि हम एनिमल की बात कर लें और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, रेप्टाइल की बात कर लें, रेप्टाइल में जो जंतुएं आती हैं, और एम्फीबिया वर्ग की बात कर लें, लिजार्ड जिसको हम छिपकली कहते हैं। तो ये सब जो जंतुएं हैं इनमें विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें तो श्वसन तंत्र नेसेसरी है, पाया ही जाता है। लेकिन जो इन जंतुओं में जो पाए जाते हैं, जो अलग अलग फाइलम में जो डिवाइडेड हैं जो जंतु, जैसे हम रेप्टाइल की बात कर लें, अलग फाइलम में उनकी विशेषता सारी चीज़ें अलग होती हैं। एम्फीबिया की बात कर लें, ठीक है, मैमेलिया की बात कर लें, ठीक है, बैक्टीरिया की बात कर लें, तो ये सारे अलग अलग डिवाइड हैं। इन सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और मुख्य रूप से अगर मेन रूप से बात करें हम तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इस टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करें कि ट्रैकिया क्या होता है, प्रेनकाइमा क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, ये फेरिंग्स किन दो अंगों को आपस में जोड़ता है, किनको जोड़ने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और फ्रेंड्स अच्छा लगता है और हेल्पफुल आपके लिए लगता है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं जो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, और उन्हें भी शेयर करें जो आपके स्टडी ग्रुप हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जो एग्ज़ाम की खास तौर से तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को हमने तो जान लिया। अब हम बात करते हैं
शोषण, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें शोषण होता है। तो शोषण, अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात कर लें तो शोषण किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरली लोग क्या कह देते हैं, जैसे कि सांस लेना और छोड़ना ये शोषण है। तो फ्रेंड्स ये शोषण नहीं है, इतना समझना आप नहीं समझ सकते इतने में शोषण की शोषण क्या चीज़ होती है। जो शोषण रेस्पिरेटरी होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म होता है, एक एक मैकेनिज्म करके इसमें पूरे क्रिया को संपन्न करते हैं, तब जाके हम सांस को बाहर छोड़ते हैं और लेते हैं। तो इन सारे मैकेनिज्म को एक एक करके हम समझेंगे आगे कि जो रेस्पिरेटरी होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी क्या होता है। जनरली जो कहते हैं वो रेस्पिरेटरी एक्चुअली होता नहीं है, वो रेस्पिरेटरी का एक भाग होता है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वसन तंत्र का यानी श्वसन का एक वो छोटा सा पार्ट होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे पार्ट होते हैं जो पूर्ण रूप से मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं कि श्वसन होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें वायु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वायु में क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे बात कर लें हम कि उसमें ऑक्सीजन भी होता है जो कि हम सांस में हमें हमारे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि उसी को लेके उसी के माध्यम से जीवित रहते हैं। ठीक है, और बात कर ले नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो कि हमें ज़रूरत नहीं होता। लेकिन वायु क्या है, इन सभी गैसों का मिश्रण है जो हम सांस लेते हैं और फिर उसे छोड़ते भी हैं। तो हम किस तरह से ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, ये जो क्रिया है इसी पूरे मैकेनिज्म को श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो एयर होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है फ्रेंड्स, एयर होता है उसको हम नोज जो हमारा होता है श्वसन का, सबसे अगर हम बात करें प्रारंभिक जो उप अंग यानी नोज के माध्यम से ही हम जो एयर होता है उसको इनलेट करते हैं, अंदर सक करते हैं। तो जो क्या है, नोज के माध्यम से हम सबसे पहले एयर को नोज के माध्यम से हम अंदर को लेते हैं, नोज। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नोज से क्या है, नोज के बाद एक ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ट्रैकिया जो किसको जोड़ता है, नोज और यानी बाहरी भाग से इसको लंग्स को जोड़ता है। ट्रैकिया के माध्यम से जो हम इनलेट करते हैं एयर वो चला जाता है लंग्स, लंग्स में। लंग्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो फेफड़ा, या इसको फुफ्फुस भी कहीं कहीं एग्जामिनर पूछ लेता है, फुफ्फुस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसे फुफ्फुस भी कहते हैं यानी प्लोमोनरी। ठीक है, इसके बाद लंग्स के बाद फिर एयर कहाँ जाता है, जैसे नोज से हमने एयर को लिया एटमॉस्फेयर से, फिर नोज के माध्यम से, नोज से इनलेट कर लिया, फिर ट्रैकिया के माध्यम से वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में। लंग्स में पहुँचता है एयर, और एग्जाम में पूछ लेता है कि जो नोज और जो नसा गुहा और फेफड़े को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको क्या कहना है, ट्रैकिया। ट्रैकिया इंग्लिश नाम है, अगर इसे हम हिंदी में बात करें तो श्वसन नली भी बोलते हैं, श्वसन नली, श्वसन नली। ठीक है फ्रेंड्स, इसे श्वसन नली के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसको और क्या नाम से कहीं कहीं पे दे देता है, विंड पाइप, विंड पाइप, इसको विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं ट्रैकिया को। तो हमने देखा कि एयर नाक से लिया और फिर क्या है, ट्रैकिया के माध्यम से लंग्स तक वायु पहुंचा, फिर वहां से क्या होता है, यहां से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज बोले तो अदला बदली यानी विनिमय होता है। इसके फलस्वरूप विनिमय होने के बाद जो यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजन को लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके चला जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है फेफड़े के माध्यम से अलग। यानी जो यहाँ से क्या है,
यहाँ से फेफड़े में एक्सचेंज हो गया O2 और CO2 का, तो CO2 बाहर निकल जाता है, जैसे आया है उसी मार्ग से CO2 बाहर निकल जाता है हम जब सांस को छोड़ते हैं। और O2 क्या है, ये ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया अपने अंदर, जो कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ यह मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड के माध्यम से यह क्या करता है, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है, विभिन्न सेल में चला जाता है। विभिन्न सेल में पहुंचता है तो क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका विखंडन हो जाता है। विखंडन होने के बाद ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहाँ क्या होता है, वहाँ जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज होते हैं। उस साइटोप्लाज्म में जो हम अवशोषित करते हैं कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। उस ग्लूकोज जो होता है इस ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज का यानी C6H12O6 ये क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन वहाँ मिलता है तो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन यानी ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका ब्रेक होने पे क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ये क्या करता है 38 ATP का क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर, यानी इसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कि यहाँ पे हमने अपने नोज से यानी नसा गुहा से ट्रैकिया के माध्यम से हमने लंग्स तक वायु पहुँचाया। उसके बाद ऑक्सीजन का विनिमय हुआ यानी फेफड़े में इसका एक्सचेंज हुआ, यानी लंग्स में एक्सचेंज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः हमने रिलीज कर दिया बाहर, ठीक है फ्रेंड्स, ये पुनः रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इसको लेकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। और वहां तक पहुंचाने के बाद वहां पे जो कोशिकाओं सेल्स थी उसमें ग्लूकोज उपस्थित था, ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उससे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु बनाता है और 38 ATP यानी ऊर्जा मुक्त करता है। यहाँ पे हम बात कर लें तो एनर्जी, ऊर्जा को मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फिर इसी रास्ते से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इतना मैकेनिज्म हो रहा है सांस लेने में, इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, ठीक है फ्रेंड्स। इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र, जिसके माध्यम से जीव जंतु अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो श्वसन तंत्र हम इतने मैकेनिज्म कह दिए, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि श्वसन तंत्र होते क्या हैं, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि सांस लेना और छोड़ना वो चीज़ क्या होते हैं, और जो सेल्स में इसके रिएक्शन होते हैं, सेल्स में क्रियाएं होते हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं। तो इसको हम आगे एक एक करके अब यहाँ से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अब तो ये रेस्पिरेटरी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने समझ लिया कि रेस्पिरेटरी क्या होता है, श्वसन क्या होते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ी चीज़ जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम बात करते हैं श्वसन प्रोसेस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें तो जो श्वसन क्रिया होता है, श्वसन क्रिया, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह कैसी होती है, जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैव रासायनिक क्रिया। और इस क्रिया में क्या होता है, जैसे कि बात करें हम कि ऑक्सीजन वायु को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यानी ऑक्सीजन, जैव रासायनिक क्रिया क्या होता है कि
ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमने भोज्य पदार्थों के लिया है उसका ऑक्सीकरण, ठीक है फ्रेंड्स, क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। इस ऑक्सीकरण से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका भी विखंडन होता है और उस विखंडन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे कि जो श्वसन प्रक्रिया है यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड्स, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें श्वसन प्रक्रिया की, श्वसन प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने बताया कि ये कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। इसकी बात कर लें तो बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, यानी गैसों का वितरण या विनिमय कह लें हम यहाँ से, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अगर तीसरे की बात करें, तीसरे नंबर इसका क्या है, जो श्वसन प्रक्रिया है उसका तीसरा क्या होता है भाग, तीसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से, यानी इसके अगर हिंदी में बात करें तो अंतः श्वसन, इसी के बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और बाकी हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन क्या होते हैं इसको भी देखते हैं। बाह्य श्वसन, ठीक है फ्रेंड्स, बाह्य श्वसन क्या होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाह्य श्वसन का। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, बाह्य श्वसन। इसको देखते हैं हम, इसको कितने एक, अगर हम बाह्य श्वसन की बात करें तो बाह्य श्वसन केवल सांस को लेना और छोड़ना, यानी इसका क्रिया कहाँ तक होता है, तो ये फेफड़ों तक होता है, यानी नोज से लंग्स तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी सांस को लिया और सांस को छोड़ दिया, यानी नोज से लेकर लंग्स तक, यानी फेफड़े तक यह क्रिया संपन्न हो जाती है। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल यानी बाह्य श्वसन की बात करें तो बाह्य श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एक्सपायरेशन या बाह्य श्वसन के 2 भाग होते हैं। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला भाग होता है ब्रीदिंग, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रीदिंग यानी श्वास, इसको ब्रीदिंग को श्वासोश्वास कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग सिस्टम में क्या आता है, अगर हम ब्रीथिंग सिस्टम यानी श्वासोश्वास की बात करें तो इसे भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं, इंस्पायरेशन, अगर हिंदी में इंस्पायरेशन के बोले तो निःश्वसन,
निःशोषण, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या होता है ब्रीदिंग का, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, रेस्पायरेशन। यानी इसको अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में होता है ऊंचावसन श्वसन, ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचा श्वसन, ठीक है। तो ये इस तरह के होते दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लंग्स में गैसों का एक्सचेंज होता है यानी विनिमय होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें देखते हैं आगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रीथिंग। जो श्वासोच्छ्वास होता है वो क्या होता है, यह क्रिया केवल फेफड़े तक ही एंड हो जाता है, उसके बाद ये क्रिया नहीं होता है। यानी सांस फेफड़े तक लेना और छोड़ना, बस इतने इसके अंतर्गत श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग के अंतर्गत आता है। और ब्रीथिंग में दो चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी निःशोषण और उच्च शोषण। निःशोषण की बात करें तो सांसों को हम इनहेल करते हैं अपने अंदर, यानी नोज के द्वारा इनहेल करते हैं, उसके अंदर उसे हम निःशोषण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो निःशोषण में क्या है, हम वायु को इनहेल करते हैं और लंग्स तक ले जाते हैं, इस क्रिया को निःशोषण कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ऊंचावसन की बात करें यानी एक्सपायरेशन की बात करें तो क्या है, सांस जो लेके गए हैं हम निःशोषण के द्वारा, उसको सांस को रिलीज करना यानी बाहर छोड़ना ही एक्सपायरेशन यानी ऊंचावसन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसकी बात कर ले, निःशोषण में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या इसका फंक्शन है निःशोषण का। तो फ्रेंड्स जैसे हम सांस अंदर लेने की कोशिश करते हैं, सांस लेने वाले होते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स क्या है, रिब्स के बीच में होता है। रिब्स की बात करें तो पसलियों के बीच में होता है। और उसके निचले भाग की बात करें जैसे कि इस तरह का क्या है, फेफड़े बने होते हैं, यानी ये लंग्स का पार्ट है। इसके नीचे ये डायाफ्रामा होता है इस तरह से, और ये क्या है, ये अस्थीय पिंजर में इस तरह से बीच में जो लंग्स है बना होता है। और ये क्या है, ये मुख गुहा के साथ जुड़ा होता है लंग। जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, लंग्स है, ये वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या है, ये जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो क्या है, फैल जाती हैं। और डायाफ्रामा भी क्या है, फ्लैट हो जाता है, थोड़ा इस तरह से आकार है, लेकिन जब सांस लेते हैं तो इस तरह से हो जाता है। यानी फेफड़े को बहुत जगह मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम हो जाता है। जो लंग्स होता है उसमें प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम कैसे हो जाता है, जैसे बाहरी वातावरण से क्या है, इसमें प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हम सांस को अंदर इनलेट कर लेते हैं। इनलेट करने के बाद तब तक इनलेट करते रहते हैं जब तक कि बाहरी वातावरण के जो प्रेशर है उस प्रेशर के इतना इस लंग्स में प्रेशर ना हो जाए, तब तक हम इनलेट करते रहते हैं। जब ही बाहर का वातावरण का प्रेशर और इस लंग्स का प्रेशर समान होता है, सांस लेना बंद कर देते हैं। और फिर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है, ये जो होते हैं लंग्स, इसमें क्या है, वायु कोष्ठ होते हैं चारों तरफ, इस तरह वायु कोष्ठ होते हैं, वायु कोष्ठ बने होते हैं, बहुत सारे कई लाख वायु कोष्ठ बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वायु कोष्ठ के क्या है, चारों तरफ इस तरह चारों तरफ क्या होते हैं, हर वायु कोष्ठ के चारों तरफ जो ब्लड वेन्स होते हैं, ब्लड वेन्स यानी सिराएं, जो रक्त सिराएं होते हैं, चारों तरफ उसके जाल फैले होते हैं। क्या होते हैं, जाल, ठीक है फ्रेंड्स, जाल होते हैं। और क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल्स के जो जाल फैले होते हैं उनमें क्या होता है, जो ये वायु कोष्ठ हैं उनके प्रेशर से कम होता है ये ब्लड वेसल्स में, जिससे क्या होता है, जिससे कम होने के कारण ही ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम होने के कारण क्या करते हैं, इसमें जो वायु के साथ इनलेट हुआ है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन, वायु में जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड में जाने के बाद हीमोग्लोबिन से मिलते हैं, उसमें घुल जाते हैं।
और वो क्या है विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस ब्लड वेसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से लगातार निकलता रहता है उसका प्रेशर इस ब्लड वेन्स में ज़्यादा होता है, जो यहाँ पे जो वायु कोष्ठ भरे हैं उससे ज़्यादा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके वायु कोष्ठ में चले जाते हैं और वायु कोष्ठ से क्या है वो फिर लंग्स के माध्यम से बाहर नाक के द्वारा रिलीज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो वायु का एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे अभी हम आगे और बताएंगे, यहाँ पे जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में बताएंगे तो इस तरह से क्रिया किस में होती है, निःशोषण में। तो निःशोषण में मात्र उतना ही क्रिया होती है कि वायु को फेफड़े तक ले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से होता है। और इसमें कितना अगर बात कर लें यहाँ पे कि वायु में कितना कितना क्वांटिटी में लगभग जो गैसेज होती हैं वो कितना कितना होता है, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का N2 का 78% होता है जो वायु हम इनलेट करते हैं लंग्स तक ले जाते हैं इंस्पायरेशन के माध्यम से, उसमें कितना होता है 78%। अगर हम यहीं पे ऑक्सीजन की बात कर लें O2 पे, तो O2 कितना होता है, O2 होता है यहाँ पे 21%। ठीक है फ्रेंड्स, और हम बात कर लें यहाँ पे अदर CO2 की बात कर लें तो CO2 होता है यहाँ पे 0.03%। और आर्गन वगैरह की बात कर लें और हम गैसेज की यहाँ पे जैसे अन्य गैसें की बात कर लें अक्रिय गैसों की, तो कितना होता है 0.4%। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कंटेंट होते हैं, जो गैस होते हैं ये सारे गैसें वहाँ जाती हैं। और फिर हम बात कर लें एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन जो गैस वहाँ विनिमय हुआ, जैसे कि हमने बताया लंग्स में कि जो गैस एक्सचेंज हुआ उस गैस को एक्सचेंज को क्या करता है, ये बाहर रिलीज करने का काम करता है। इसका फंक्शन बस इतना ही है कि जो गैस एक्सचेंज हुए हैं उसको हम यहाँ पे नोच के माध्यम से बाहर वातावरण में रिलीज कर देते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से बॉडी से निकलता है और उसको लेकर, और बाकी जो बचे हुए जो नाइट्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होते हैं उनको लेकर बाहर निकालना एक्सपायरेशन यानी ऊंचावसन का कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने इसको समझ गया। अब हम देखते हैं कि जो हम इनलेट किए हुए थे तो 78% नाइट्रोजन तो वो तो बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर यहाँ से हमारे जो वायु कोष होते हैं वो अंदर नहीं जाने देते। और हम अगर यहीं पे ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम इनलेट करते हैं वायु उसमें क्या होता है ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 21% होता है, लेकिन जो है पूरी ऑक्सीजन वायु से जो वेन्स लेके जाते हैं वो नहीं ले जा पाते, पूरा एक्सचेंज नहीं कर पाता, कुछ मात्रा रह जाता है जो कि रिलीज जब करते हैं तो उसमें आ जाता है। तो कितना बचा रह जाता है ऑक्सीजन, 21% जो लिया था हमने इनलेट किया था, इनहेल किया था, उसमें से लगभग 15% रह जाता है, 7% ही एक्सचेंज कर पाता है जो हमारा लंग्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर और हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने CO2 तो लिया था 0.3%, लेकिन और जो हमारे बॉडी से जो रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वो मिलकर कितना हो जाते हैं, लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के हो जाता है 0.03 से, और बाकी जो अन्य गैसें हैं वो सब क्या है, सेम रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने एस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो ब्लड का एक्सचेंज होता है गैसों से, जो एक्सचेंज ब्लड के माध्यम से वो किस तरह से होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हम इनलेट करते हैं एक्सपायरेशन के माध्यम से जो वायु से, वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेन्स होते हैं जो वायु कोष्ठ के चारों ओर होते हैं। और क्या है, वायु कोष्ठ का क्या है, यहाँ पे दाब कम हो जाता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन क्या है, लंग्स में आ जाता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो कम दाब होने के कारण वेन्स में पहुंच जाता है, और वेन्स के माध्यम से ये क्या करता है, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर वहाँ पे क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है वहाँ पे जैव रासायनिक क्रिया यानी ऑक्सीडेशन क्रिया कराता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होने से क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें एनर्जी मिलती है, उन्हें विभिन्न अपने क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने गैस एक्सचेंज को भी देख लिया।
अब हम बात करेंगे आगे इसके। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि जो यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपायरेशन होता है यानी बाह्य शोषण, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं दूसरा हमारा जो शोषण का रेस्पायरेशन का जो दूसरा पार्ट था, जो प्रोसेस का दूसरा पार्ट था यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, गैसेज। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज हम उनको कहते हैं जैसे कि जो लंग्स होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को लेना और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाना, वो किसका काम होता है, किसका फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। यानी जो गैसों का पहुँचाने का प्रक्रिया है, जो हम अभी प्रोसेस पढ़ रहे थे रेस्पायरेशन के प्रोसेस, वो प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और जो सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और उनको लंग्स तक लाना, ये ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत दो कार्य आते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या होता है, O2 को सेल्स तक पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, O2 को सेल्स तक पहुंचाना। और दूसरे की बात करें तो CO2 को लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन के काम होता है। तो हम बात करेंगे कि जो O2 होता है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, क्योंकि हमने देखा कि जो O2 और CO2 का एक्सचेंज तो लंग्स के द्वारा हो गया, लेकिन इसको पहुंचाने का कोई ना कोई काम करता होगा जो कि विभिन्न सेल्स तक पहुंचते हैं ऑक्सीजन। तो इसका काम कौन करता है? ये क्या करता है, जब एक्सचेंज हो जाता है, जब ये ब्लड में प्रवेश करता है O2, तो वहाँ पे एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेता है। और ये क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर इसको ये विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? विभिन्न सेल तक पहुंचता है। और ये क्या करता है, जो ये हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड होता है, वो क्या करता है, ब्लड में जो आरबीसी के कण होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, वो क्या करते हैं, 98.5% ये प्रोसेस को कराते हैं। बाकी की हम बात करें कि जो 1.5% यानी 1.5% बचते हैं, वो कौन ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं? तो वो काम करता है दूसरा प्लाज्मा, जो कि 1.5% जो है इसको क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का विभिन्न सेलों तक काम करता है, बचे हुए 1.5% को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्या है, O2 का ले जाने का काम हो गया, O2 का ट्रांसपोर्टिंग का काम कर लिया किसने, हीमोग्लोबिन 98.5%। जो हमारे ब्लड में क्या है, जो ब्लड में आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या है, ये एक रंजक का भी काम करता है। जो आरबीसी का रंग क्या होता है, रेड होता है। तो यही क्या है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर और विभिन्न सेल तक पहुंचाता है और बाकी 1.5% प्लाज्मा ले जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे CO2 का। ठीक है फ्रेंड, CO2 का कौन लाता है, यानी ये CO2 कहाँ रिलीज होते हैं, ये हमारे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। उस ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, वहाँ पे जो CO2 बनता है, जो CO2 प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कौन ले जाने का काम करता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा है वहाँ आरबीसी CO2 को नहीं ले जाता है, वहाँ पे प्लाज्मा ले जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो प्लाज्मा लेकर जाता है। प्लाज्मा ये कितना ले जाता है, प्लाज्मा ये क्या करता है, जो भी वहाँ पे ऑक्सीडेशन में CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको ले जाकर ये फेफड़े तक छोड़ता है, यानी लंग्स तक छोड़ता है। और लंग्स के माध्यम से ये क्या है, हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं, वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा केवल 7% ही लेकर
CO2 को लंग्स तक जाता है। बाकी अगर हम दूसरे की बात कर लें तो फ्रेंड्स दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन ये भी क्या करता है, ये भी पूरा तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा, जैसे कि हम बात कर लें 10 से 20% जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाकर छोड़ने में काम करता है। बाकी जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो क्या करता है, जो प्लाज्मा में Na और K यानी सोडियम और पोटेशियम बने होते हैं, इसके क्या करता है, यह प्लाज्मा के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स, बाइकार्बोनेट बना लेता है। इसके माध्यम से कितना परिवहन होता है, कितने ट्रांसपोर्टेशन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 70%, ठीक है फ्रेंड्स, 70% क्या है, बाइकार्बोनेट से प्लाज्मा के माध्यम से होते हैं, ठीक है। और ये जो 7% प्लाज्मा के माध्यम से होते हैं वो डायरेक्टली प्लाज्मा के माध्यम से ही हो जाते हैं, लेकिन क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट बना के प्लाज्मा के माध्यम से 70% होता है। और अगर हम यहाँ पे O2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन यानी RBC लेके जाता था, हीमोग्लोबिन में 98.5%, ठीक है फ्रेंड्स। और वहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हमने आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमने प्रोसेस के पार्ट पढ़े हैं उसमें एक पार्ट रह गया है, यानी इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो अभी हमने इससे पढ़ाया है बेसिक चीज़ें, ये सारे से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन तरीके से रेस्पिरेटरी को समझेंगे। हमने यहाँ पे 2 पार्ट को फिनिश कर लिया है। अगर हम पहले पार्ट की बोले तो जो वायु शोषण होता है उसको पढ़ लिया है, और दूसरा क्या है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो गैसों का परिवहन होता है उसको देख लिया यहाँ पे कि किस तरह से परिवहन और कौन कौन से गैसों का परिवहन होता है और किस किस सिस्टम से इनका परिवहन होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया है। तो आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल के डेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।